बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बात करेंगे सबसे पहले कि भक्कर के करीब सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। सीटीडी हुकाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब दाखिल होने वाले 2 दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश की गई, जिस पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से दोनों दहशतगर्द हलाक हो गए। मारे जाने वाले दहशतगर्द हसास तंसीबात पर हमले में मुलविस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए नादिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर चौधरी, मजीद तफसीलात आपके पास क्या हैं? जी बिल्कुल, आज सीटीडी हुकाम ने 2 मशकूक अफराद को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से बक्कर की तरफ जो है वो दाखिल होते हुए जब रोकने की कोशिश की तो मुल्ज़मान ने जो है वो सीटीडी की जो टीम थी उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवाबी फायरिंग के नतीजे में दोनों दहशतगर्द जो थे वो मौका पर हलाक हो गए। दोनों दहशतगर्द जो है वो हसास तंसीबात पर जो है वो हमले में मुलव्वस थे और तहरीक तालिबान की जो कलदन जमात है उसके साथ इनका ताल्लुक बताया जा रहा है। सीटीडी हुकाम का कहना है कि इन मुल्ज़मान के फिंगरप्रिंट्स और दीगर जो चीज़ें हैं उनकी मदद से जो है वो इनकी शनाख्त का अमल जो है वो किया जा रहा है। जी, शनाख्त का अमल जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। नादिर चौधरी, आप इस हमले के हवाले से अपडेट कर रहे थे। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने कुरान करीम की कसम उठाकर कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में मेरा कोई किरदार नहीं था। अमेरिका के साथ मिलकर बानी पीचाई की हुकूमत गिराने के इल्जामात भी झूठे हैं। किसी को एक्सटेंशन के लिए मजबूर नहीं किया। मारूफ सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने इंकशाफ किया कि जनरल रिटायर रहीमुद्दीन के पोते की शादी में उनकी साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में नामवर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक भी मौजूद थे। मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने अपनी जेब से कुरान करीम निकाला और उस पर हाथ रखकर कसम खाई। अपनी वालदा की कब्र की भी कसम खाई और ये भी कहा कि गलत बयानी करूँ तो मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब न हो। साबिक आर्मी चीफ ने ये कस्में खाकर 3 बातें की। जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने कहा कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के लाहौर से लंदन जाने में मेरा कोई किरदार नहीं था। मैं नवाज शरीफ के बाहर जाने के मामले में मुकम्मल बरी जमा हूँ। साबिक आर्मी चीफ ने कहा, बानी पीटीआई की हुकूमत गिराने के हवाले से ये इल्जाम लगाया जाता है कि उसके लिए अमेरिका के साथ मिलकर कोई साजिश की गई थी। मैं ऐसे हर इल्जाम की मुकम्मल तरदीद करता हूँ। बानी पीटीआई की हुकूमत गिराने में मेरी और अमेरिका की कोई साजिश नहीं थी। ऐसे तमाम इल्जाम झूठे हैं। उन्होंने कहा, मैंने एक्सटेंशन की भी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, न ही किसी को मजबूर किया था। मेरे बारे में ये इल्जाम गलत है कि मैंने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के लिए किसी को मजबूर किया। मेरे बारे में झूठ बोला जा रहा है और गलत इल्जामात लगाए जा रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी के जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुतालिक बयान का मामला ओपोजिशन के अराकीन पार्लियामेंट का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू में ओपोजिशन अराकीन का क्या कहना था, आइए देखते हैं। जिसने जो किया है उसे तस्लीम कर लेना चाहिए और ये चीज़ भी ज़हन में रखेंगे। पहले तो वो कहते थे साइफर आया नहीं, फिर कहते थे कि साइफर आ गया तो खान साहब ने गद्दारी कर दी बाहर निकाल के उसे। अभी पहले हुकूमत ये वाज़िया कर लेना कि साइफर है या नहीं। अगर नहीं है तो जो केस झूठा है खान साहब को रिलीज़ करें, और अगर है तो फिर उस साइफर के अंदर जो मंदर जाता है उनको तस्लीम करें। इमरान खान साहब की हुकूमत को एक रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत निकाला गया था, आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब इसमें वो कहते हैं ना, योर वर्ड अगेंस्ट माइन है, तो हम तो अपने मौक़िफ़ पे आज भी खड़े हैं। ख्वाजा साहब का स्टेटमेंट आप उठा के देख लें या उनके बाकी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की अगर और आजकल की इंटरव्यूज़ आप उठा के देख लें तो मेरे ख्याल से चीज़ें बड़ी ऑब्वियस हो जाती हैं, तो उसमें और कहने की क्या ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ दूसरी तरफ कह रहे हैं जी बबांगे दोल। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं जी कि मुझे अप्रैल 2019 में मुझे बाजवा साहब ने बुलाया और बाजवा साहब ने कहा कि अभी हम चीफ मिनिस्टर जो है वो चेंज कर देते हैं, पंजाब की हुकूमत को टॉपल कर देते हैं, नवंबर तक इमरान को फारिग कर देंगे। मुझसे किसी ने डील की, ना कोई पैगाम आया। बानी पीटीआई कहते हैं, सवाल ये है वो मुझसे किस बात पर डील करेंगे। 8 फरवरी को जब पब्लिक एक तरफ खड़ी हो गई तो वो वक्त था बात करने का। अदलिया से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। बानी पीटीआई ने कहा, मुल्क में जंगल का कानून है। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन पुलिस ने लड़ा। अक्टूबर से फरवरी तक इंतखाबात सिर्फ पीटीआई को क्रश करने के लिए मुलतवी किए गए। साबिक विफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हर मामले पर बात हो सकती है, लेकिन गुफ्तगू गैर मशरूत होनी चाहिए।
PTI आए और मुज़ाकरात करे, लेकिन मशरूत कोई बात नहीं होती। बातचीत शुरू हो तो बानी PTI अपने मुकदमात की भी बात कर लें। बानी PTI 9 मई वाक़यात, अपनी गिरफ्तारी और रिहाई पर भी बात कर लें। इलेक्शन से लेकर 9 मई तक, 26 नवंबर से लेकर 25 मई तक अदम एतमाद समेत हर मसले पर बात कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, गैर मशरूत तौर पर आप सियासी जमातों के साथ बैठे हैं, वहाँ जिस मसले को उठाना चाहें उठा लें। नवाज शरीफ ने कहा था, दलदल से बाहर निकलने का वाहिद हल इकट्ठा बैठने में है। 2014 में ये काम शुरू हुआ और आज मुल्क मसाइल का शिकार है। उन्होंने PTI को मुज़ाकरात की दावत भी दी। कराची में गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला हाउस पहुंचने पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सूबाई काबीना अरकान ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का इस्तकबाल किया। मुलाकात में सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी, नासिर हुसैन शाह और दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी ईरानी सदर से मुलाकात की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। गवर्नर सिंध ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दे दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहता हूँ। ख्वाहिश है ईरानी सरमाकार SIFC के मंसूबों में शमूलियत इख्तियार करें। ईरानी ताजिर सरमाकारी के लिए साजगार माहौल से फ़ायदा उठाएं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि गजा से मुतालिक उसूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान को सराहते हैं। इसराइल से जंग में फ़लस्तीनी कामयाब होंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का लाहौर आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, जहाँ उन्होंने अल्लामा इकबाल के कब्र पर फूल रखे और फातिहा ख़ानी की। इस मौका पर इब्राहिम रईसी ने कहा, अल्लामा इकबाल ने पैगाम दिया कि कैसे इस्तेमार के खिलाफ खड़े होना है। पाकिस्तान आकर अजनबियत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ और पाकिस्तान के लोगों में ईरान के साथ खास वाबस्तगी पाई जाती है। पाकिस्तान के लोगों को सलाम पेश करता हूँ। इब्राहिम रईसी का कहना था कि पाकिस्तानियों और ईरानियों के दिल हमेशा एक साथ जुड़े रहेंगे। पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करना चाहता था, मगर कुछ वजूहात की वजह से अवामी जलसे से खिताब मुमकिन ना हो पाया। उन्होंने मजीद कहा कि गजा से मुतालिक उसूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान को सराहते हैं। ईरानी खातून अव्वल के एजाज़ में खाना फरहंग जमहूरी इस्लामिया लाहौर में तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब का मौजू बदलते मुआशरे में औरत का किरदार रखा गया। तकरीब में ख़वातीन के किरदार को उजागर करने, पाकिस्तान और ईरानी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने और अमन व अमान के क़याम के लिए ख़वातीन की जिम्मेदारियों पर रोशनी डालना था। तकरीब में मौज़िज़ मेहमानों को एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। ईरानी खातून अव्वल का कहना था कि हमारा माशरा तेज़ी से तब्दील हो रहा है, जिसमें मगरिब का बहुत अहम किरदार है। मगरिब टेक्नोलॉजी की मदद से अपने अहदाफ के हुसूल में मसरूफ़ है, लेकिन हमारी ख़वातीन समझदार और बेदार हैं। पाक ईरान तिजारती मुआहिदों पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है। तर्जुमान ने रद्द-ए-अमल में कहा कि तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी तिजारती मंडियों में से एक है। अपनी शिराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। मुमकिना पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहे। बुशरा बीबी की तबीयत खराबी का मामला। बुशरा बीबी ने कल दोपहर सीने में जलन दर्द की शिकायत की। पिम्स डॉक्टर्स की टीम ने रात 11 बजे से रात 12:15 बजे तक बनीगाला में तफसीली तिब्बी मुआयना किया। ज़राए के मुताबिक दिन के वक्त अडियाला जेल के डॉक्टर्स ने मुआयना किया और सब अच्छा करार दिया। अडियाला जेल के डॉक्टर्स की टीम ने पिम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बशमूल माहिर अमराज दिल से मुआयना का मशवरा दिया। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी को मुकम्मल फिट करार देकर सिर्फ खाने में एहतियात का मशवरा दे दिया। बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी गई है। डॉक्टर्स की टीम में पिम्स से डॉक्टर बुशरा लियाकत, डॉक्टर हिरा ताहिर, डॉक्टर सिद्रा शामिल थी। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम आर्ट गैलरी में नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब दानियाल गिलानी ने किया। इस्लामी खत्ताती से मुज़य्यन खत्ताती के फनपारे नुमाइश में पेश किए गए। सरकारी, अस्करी, कारोबारी, सनती, समाजी और इल्मी शख्सियात ने नुमाइश का विजिट किया। शानदार खत्ताती के खालिक कर्नल रिटायर्ड कासिम मलिक की मेहनत को खूब दाद दी गई। चौधरी खलील ने कहा कि मारूफ कैलीग्राफिक आर्टिस्ट कासिम मलिक ने 2 माह की कलील मुद्दत में 51 फनपारे तख्लीक किए, जिनमें कुरानिक वर्क को बड़े खूबसूरत और शानदार अंदाज में लिखा गया है।
فن خطاطی اسلامی دنیا کی ثقافت، تاریخ اور روایت کو زندہ رکھنے کا نام ہے۔ اختر بھٹی نے کہا کہ یہ نمائش اسلامی تاریخی روایات کو جلا بخشنے میں کلیدی کردار کی حامل ہے۔ چودھری مبشر نے کہا کہ ہم تہہ دل سے کرنل ریٹائرڈ قاسم ملک کی لگن اور محنت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چودھری محمود نے کہا کہ قرآن مجید کے خطاطی کے کام میں کاوشوں کی برکت کے لیے دعاگو ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ مالی سال 2024 میں جی ڈی پی میں اضافے کی امید ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں زراعت کا شعبہ 5% سے گروتھ کر رہا ہے۔ جون تک ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 10 ارب ڈالرز تک پہنچ جائیں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ طویل مدتی پروگرام ضروری ہے۔ مئی کے وسط میں مشن پاکستان آئے گا۔ لیڈرز ان اسلام آباد بزنس سمٹ کی 2 روزہ تقریب، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا خطاب۔ بولے توانائی کے شعبے میں اصلاحات ضروری ہیں اور نقصان میں چلنے والے اداروں کی نجکاری بھی۔ معیشت کی بہتری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ آئی ایم ایف قرض کے لیے آخری راستہ ہوتا ہے۔ زرعی شعبے کی کارکردگی بہتر بنانے اور افراط زر کو قابو کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ IMF is known as lender of the last resort for a reason. There is no plan B. How do we get out of the fund program? And that's the only way is to have a very clear roadmap in terms of road to markets. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اقدامات کے باعث ٹیکس وصولی میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومتی اقدامات کے نتیجے میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا ہے۔ پالیسی ریٹ برقرار رکھا گیا ہے۔ زراعت اور صنعتی شعبے کی ترقی کو فروغ دے رہے ہیں اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ جو ٹیکس کا جو ایلیمنٹ ہے اس کے 2 پہلو ہیں۔ One is the policy and the enforcement gap, and the other is obviously bringing in the undertaxed and untaxed sectors into the net. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کا پروگرام ہے، کوئی ہم سے کچھ نہیں کرا رہا۔ مئی کے وسط میں آئی ایم ایف مشن پاکستان میں ہوگا۔ آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ جون یا جولائی میں ہونے کا امکان ہے۔ غریب آدمی اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چکن پر انحصار کرتا ہے کہ پھل اور دیگر پروٹین والی اشیاء دسترس سے باہر ہیں، لیکن چکن کے بڑھتے نرخوں نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ارشد شاد کی یہ رپورٹ۔ پھل اور دیگر پروٹین والی اشیاء غریب کی پہنچ سے تو باہر تھے ہی، رہتی کسر چکن کی بڑھتی قیمتوں نے پوری کر دی۔ شہر اقتدار میں مرغی کا گوشت 700 سے 750 روپے فی کلو تک جا پہنچا۔ عوام پریشان ہے کہ بچوں کو چھوٹا اور بڑا گوشت کھلانا تو درکنار، اب مرغی بھی نہیں کھلا سکتے۔ دوسری جانب دعوت طعام ہو یا شادی بیاہ کی تقریبات، مرغی کی قیمتیں بڑھنے سے متوسط طبقہ بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ شہری کہتے ہیں کم تنخواہ دار افراد کے لیے چکن ہی غذائی ضرورت پورے کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر غذائیت ہی پوری نہ ہو تو بچوں کی نشو و نما کیسے ہو پائے گی؟ پروٹین کی جون سی ہے بیسکلی یہی نیڈ تھی کہ چلو چھوٹے بچوں کو ہم یہ کھلا سکیں، لیکن یہی جو سا 750 850 روپے ریٹ یہاں پہ چل رہا ہے، ہم تو یہ بھی خریدنے کے لائق نہیں رہے۔ اب اس چیز کو جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، بچوں کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ اس چیز سے پوری بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میرے حساب سے دن بہ دن جس طرح ریٹ اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، عام بندے کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اس چیز کو مینیج کر سکے۔ مرغی کی قیمت میں اضافے سے خریدار کم ہو گئے۔ دکاندار کہتے ہیں کاروبار میں 50% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ شہری کہتے ہیں عوام کو سہولیات فراہم کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ غذائیت پوری کرنے کا واحد ذریعہ چکن ہی رہ گیا ہے۔ قیمتیں بڑھنے سے اب یہ بھی ان کی دسترس سے باہر ہے۔ اس کے نقصانات میں بچوں کی گروتھ رکنا اور بڑوں کے لیے قوت مدافعت کا کم ہونے کے خطرات واضح ہیں۔ کیمرامین قمر شہزاد کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ آپ کو بتائیں نئی حکومت کے پہلے ماہ میں ایران سے سالانہ بنیادوں پر درآمدات میں 25% کا بڑا اضافہ ہو گیا۔ وزارت تجارت کے ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں ایران سے درآمدات 16% بڑھی اور مارچ 2024 میں ایران سے درآمدات کا حجم 9 کروڑ 56 لاکھ ڈالرز رہا ہے۔ پاک ایران تجارتی سطح پر مثبت پیش رفت، سالانہ بنیادوں پر ایک ماہ میں ایران سے درآمدات میں 25% تک اضافہ ہو گیا۔ وزارت تجارت کے ذرائع کے مطابق ماہ مارچ میں ایران سے درآمدات کا حجم 9 کروڑ ڈالر سے زائد رہا ہے، جبکہ مارچ 2023 میں ایران سے درآمدات 7 کروڑ 64 لاکھ ڈالرز تھیں۔ ذرائع کے مطابق فروری 2024 میں ایران سے درآمدات کا حجم 8 کروڑ 61 لاکھ ڈالرز تھا۔ جولائی تا مارچ ایران سے درآمدات 77 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز ریکارڈ کی گئیں، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں ایران سے درآمدات کا حجم 66 کروڑ 51 لاکھ ڈالرز تھا۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ مسلسل 3 مالی سال کے دوران ایران کے لیے پاکستانی برآمدات صفر رہی تھیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی 12 بجے کے بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی سوچ۔